डियर फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि आजकल ओआरओपी के इम्प्लीमेंटेशन पर जितना विद्रोह हो रहा है, जितना एजिटेशन हो रहा है, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल उठ गया है कि क्या ओआरओपी एक सही लिया हुआ निर्णय है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, या इसमें कुछ खामियां हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ख़ास करके ये जो विषय वस्तु है या विचार हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट विचार हैं। एयरफोर्स के एक वेटरन्स हैं एम प्रभाकरन जी, उन्होंने एक सीजीआई को पत्र लिखा है और बहुत लंबा पत्र है, वो सारा का सारा यहाँ नहीं बताया जा सकता। उसके खास खास बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एम प्रभाकरन जी, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, बेंगलोर में हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। ये एयरफोर्स के वेटरन्स हैं और ये सार्जेंट पद से सेवानिवृत्त हुए थे 1987 में, यानी काफ़ी पुराने हैं। उसके बाद इन्होंने CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में कंट्रोलर ऑफ एडमिन इंडियन गवर्नमेंट के पद पर काम किया है। आप अंदाज लगा सकते हो कि इनको किस प्रकार का नॉलेज होगा। और हमारे जो आर्मी के पे स्केल्स हैं, तीनों अंगों के, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। और इन्होंने एक सीजीआई साहब को पत्र लिखा कि ओआरओपी के कारण जितना भी उपद्रव हो रहा है, जितना भी असंतोष फैला हुआ है, जितना भी व्याकुलता लोगों में बढ़ी है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और उसकी जगह एक दूसरी टर्म बताई उन्होंने, EREP, यानी अर्ली रिटायरमेंट इक्वलाइजेशन पेंशन का आना जरूरी है। और उन्होंने कई कारण बताए और उन्होंने ओआरओपी का इतिहास भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये आया कैसे है। तो आज हम इन सब चीज़ों पर अच्छी तरह से बात करेंगे। और ये सारे के सारे विचार हमारे जो एयर वेटरन हैं एम प्रभाकरन जी, जो बेंगलोर में रहते हैं और वहाँ अपने बच्चों के साथ अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये जो नेशनल लेवल का सैनिकों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके फाउंडर मेंबर हैं। और आगे अब मैं इन्हें बताऊंगा इनने क्या क्या किया है। दूसरा मैं बताऊंगा इनके पास सशस्त्र जो सेना है, इनके पे स्केल्स की इनको अच्छी जानकारी है। और साथ में सिविल सर्विसेज की जानकारी है, सिविल सर्विसेज के पे स्केल्स की जानकारी और आर्मड फोर्सेज के पे स्केल की जानकारी जैन रखने वाले इन एम प्रभाकरन जी ने क्या क्या बातें कही हैं और क्या क्या सीजीआई को लिखा। और साथ में ये भी कहा है सीजीआई साहब को, जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं, उनको ये कहा है कि मेरे इस पत्र को जो मैं आपके पास भेज रहा हूँ, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समझा जाए, यानी PIL समझा जाए। अब उनकी मैं खास खास बातों पर बात करूँगा। और सामने मैंने कुछ चार्ट लगा रखे हैं, उसके जिस बिंदु पर मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ लगा रखा है। लेकिन उससे पहले बताऊँ उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ओआरओपी जो टर्म है, वन रैंक वन पेंशन, एक मैनिपुलेटेड स्कीम है। यानी जानबूझ करके वन रैंक वन पेंशन का जो उद्भव था वो लाया गया था। और ये लाया गया था कि जिन लोगों को फायदा हो सके उनके लिए, और इससे धोखा हुआ GSU-OR को और जो ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स को। उन्होंने और इसकी छानबीन की तो पता चला कि 1973 से पहले इस प्रकार का कोई भी ओआरओपी का सबूत नहीं मिलता है। हालांकि जब भी एजिटेशन हुआ 2015 में, यह बताया गया कि 1973 से पहले ओआरओपी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 1973 से पहले JCOR की जो पेंशन थी वो 70% थी। थर्ड पे कमीशन ने 70 से इसको 50% कर दिया, लेकिन साथ में एक कैविएट रख दिया, एक शर्त रख दी कि जो 50% होगी वो भी 33 साल की होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो 70% को आपने 50% किया और वो भी 33 साल के लिए होगी, यानी जब सर्विस करने का पूरा चांस दिया ही नहीं जाता, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 24-25 साल में आदमी रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी कहाँ से। यानी 70 साल का 50% हुआ, लेकिन एक्चुअल में पेंशन जब उसको मिली, जब हिसाब किताब लगाया गया, तो केवल उसके बट में आई 30% पेंशन ऑफ लास्ट पेड डाउन। ये कमीशन ऑफिसर्स की पेंशन और अनटच्ड रही। कमीशन ऑफिसर को 50% मिलती थी, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब क्यों कमीशन ऑफिसर्स को सर्विस
57-58 साल यानी 32 साल 33 साल तक करने की सुविधा थी, इसलिए उन पर कोई असर पड़ा नहीं, उनका तो पेंशन जो थी अनटच रही। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल में करके आ गया और बाद में उसका जॉब छिन गया, उसके पास जिम्मेदारियां आईं और उसके कारण क्या हुआ कि इस बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई और परेशानी होने के कारण ये वन पेंशन लाई, लेकिन उसके लिए इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि OROP 2 में हुआ है। और OROP की जो टर्म है ये इस प्रकार की टर्म है कि ये सभी को अपने दायरे में समेट लेती है। यानी कहने का मतलब है चाहे सैनिक 15 साल में नौकरी करके जाए या 57 और 58 और 60 साल का नौकरी करके जाए, ये उसको भी फायदा है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति इस देश की सेवा करके 15 साल में जा रहा है, 16 साल में जा रहा है, यंग एज में जा रहा है, सारी जिम्मेदारियां उसके पास है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने जीवन निर्वाह प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। एक व्यक्ति जो पूरी सर्विस करके 32-33 साल की जा रहा है, वो भी इसमें OROP में आ गया और उसके लिए भी OROP हो गई। ये टर्म ही मैन्युपुलेटेड हो गई पूरी की पूरी। अब हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कहा है, छोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ कहा है, वो सारा यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकते हम। तो उन्होंने कहा है कि इसकी जगह पर, OROP की जगह पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाया जाए। और यहां से अब मैं चालू करता हूं आपको मेरा वीडियो। कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ EREP टू मिटिगेट द बैड इफेक्ट्स ऑफ OROP ऑन JCOR। JCOR पर जो OROP का दुष्प्रभाव पड़ा है उसे खत्म करने के लिए एक EREP की जरूरत है। और EREP उन्होंने बताया है, EREP क्या होती है? द ऑल्टरनेट स्कीम इज कॉल्ड EREP, यानी OROP की जगह आप EREP लाइए। EREP का मतलब है, E का मतलब है अर्ली रिटायरमेंट, यानी जो 15, 16, 20, 21 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, 33 साल से पहले पूरी सर्विस नहीं कर पाते हैं, बाद में उनको सिविल में जॉब भी नहीं हो पाती है और उनका लेटर इंडक्शन भी नहीं हो पाता है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं और टोटल जीवन उनका एकदम तहस नहस हो जाता है। उसके लिए EREP, तो अर्ली रिटायरमेंट इक्वलाइजेशन पेंशन बोला, जितना आदमी जल्दी रिटायरमेंट होगा उसको जो 70% पहले जो पेंशन थी उसी के हिसाब से एक नई स्कीम लाई जाए, OROP को हटाया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, जब मैंने बात की कि दीवान सिंह जी, ये जो OROP है इसका खर्चा कोई भी गवर्नमेंट नहीं उठा सकती, बहुत बड़े खर्चे वाली बात है और एक्चुअल जो बेनिफिशियर हैं उनको फ़ायदा नहीं जा रहा है और फ़ायदा उनको जा रहा है जो पूरी सर्विस करके बैठे हुए हैं और जिनको बनता ही नहीं है। ये लीगली लेजिटिमेटली जो इसके बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए उनको इसका फ़ायदा जा रहा है और एक्चुअल जिनको फ़ायदा जाना चाहिए उनको नहीं जा रहा है। द मेथडोलॉजी ऑफ द स्कीम इज डिटेल्ड अंडर, और यही नहीं, उन्होंने इस पर काम किया और काम करने के बाद ये सारा का सारा जो स्कीम है उन्होंने बताया कि पेंशन किस किस प्रकार होना चाहिए। मैंने एक चार्ट लगा रखा है। उन्होंने कहा ए सिपाही और NCO हु रिटायर आफ्टर 50 years ऑफ सर्विस विल बी एंटाइटल्ड 70% ऑफ हिज LPD एज सर्विस पेंशन। ने कहा कि जो सिपाही 15 साल में रिटायर होगा उसकी पेंशन उसकी लास्ट पीरियड का 70% होना चाहिए और जैसे वो एक साल ऊपर सर्विस करता जाता है उसको 1.25% से कम कर देना चाहिए। और ये ऑटोमेटिक एक ऐसी स्कीम होगी जिसका फायदा सबको होगा। और OROP की वजह से जो अब व्याकुलता हो रही है, जो अशांत हो रहे हैं, जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रकार का कुछ नहीं होगा और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा और जो इसका नुकसान फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मैनिपुलेटेड जो इनका बेनिफिट ले रहे हैं, उनके लिए इसका नुकसान होगा। दिस इज द रेट ऑफ पेंशन विच वाज प्रायर टू 1973। और ये जो रेट उन्होंने बताई है कि जो 15 साल का व्यक्ति है जो सर्विस करके जा रहा है उसको 70% हो, और ये 1973 से पहले ये रेट थी। थर्ड पे कमीशन ने 70% से 50% कर दिया था। द सेम विल बी reduced by 1.25% फॉर एवरी एडिशनल ईयर ऑफ सर्विस एज कंप्यूटेड हियर अंडर। और 15 साल का व्यक्ति जो होगा वो 70% होगा और उसके बाद में 1.25% हर साल के लिए, 16 साल के लिए 1.25% कर लो, 17 साल का होगा तो उसको अगेन 1.25% कर लो। इस प्रकार उसका 1.25% करते करते उन्होंने पूरा चार्ट भी दिया है और साथ में ये बताया है इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब मैं उस चार्ट को बताता हूँ पूरे को, और मेरी समझ में ये आया कि वास्तव में ये बहुत अच्छी स्कीम है और भारत सरकार को भी इस पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए और जो परेशानियां हो रही हैं ये परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। कहते हैं 15 साल में 70%, 16 साल में वही 1.25% खत्म करके 68.75%, 17 साल में 67.5%, 18 साल में
66.25%, 19 साल में 65%, 20 साल में 63.75%, 21 ईयर्स में 62.5%, 22 ईयर्स में 61.25%, 23 में 60%, 24 में 58.75%, 25 में 57.5%, 26 में 56.25%, 27 में 55%, 28 में 53.75%, 29 में 52.5%, 30 में 50.25% और 31 से लेकर के 33 तक 50%। यानी कहने का मतलब है यदि ये पेंशन सोल्जर्स की इस प्रकार रखी जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और जो मैनिपुलेशन हुआ है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है और ये इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और OROP को भले खत्म कर दिया जाए, अब आगे इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। विल अप्लाई इक्वली फॉर ऑफिसर्स एंड GSU-OR। GSU-OR के लिए ये समान रूप से लागू होगी। इसमें यह नहीं होगा कि मेरी ज़्यादा हो गई और उसकी कम हो गई और कोई एजिटेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो नीड ऑफ पीरियोडिक रिव्यू। और 5 साल में जो पीरियोडिक रिव्यू हो रहा है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि इस पर चला जाए। ये लॉट्स ऑफ सेविंग टू पब्लिक एक्सचेकर और भारत के जो राजस्व विभाग है, जो बजट है, उसको इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और पब्लिक एक्सचेकर को बहुत ज़्यादा बचत होगी। इट विल एंश्योर इक्विटी एंड जस्टिस टू ऑल। और सबके लिए इसका इक्विटी और जस्टिस यानी समानता और न्याय मिलेगा। इट विल मेंटेन ज्यूडिशियस रेशियो बिटवीन ए सीनियर एंड जूनियर। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें जूनियर और सीनियर के बीच में जो अंतर होगा पेंशन का वो प्रॉपर तरीके से होगा। द इनिशिएटर ऑफ दिस लेटर टू CGI मेक्स इट PI। और इनिशिएटर ऑफ दिस लेटर, इस लेटर को इनिशिएट किया हमारे जो एयरफोर्स के वेटरन हैं M प्रभाकर जी ने। और उन्होंने कहा है ये लेटर भेजते वक्त CGI साहब को कि इस मेरे लेटर को एक PIL समझा जाए। अब आगे क्या होता है, वो किस प्रकार से उस पर एक्शन लिया जाता है। एक्शन तो जरूर CGI साहब लेंगे, भारत सरकार को भेजते हैं या कोई सलाह देते हैं या कैसे करते हैं वो उनका है। तो ये सारा का सारा जो लेटर है ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत उनका एक जो ओरिजिनल थिंकिंग है, जो ये इनिशिएट लिया है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अदरवाइज इस प्रकार जो जगह जगह आज हमारे सैनिक जो जगह जगह घूम रहे हैं और किसी को ORP में फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ और मैनिपुलेट करके कुछ ही लोग इसका फ़ायदा उठा गए, इस सब के लिए फ़ायदा होगा। अब क्योंकि लेटर में बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत लंबा लेटर है, सारा यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, ये 10-12 मिनट में ख़त्म करना होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि EREP क्या है और उसकी स्कीम किस प्रकार लागू होनी चाहिए। और जो परसेंटेज की टेबल उन्होंने बताई है ये बहुत ही वाइज है, साइंटिफिक है और एक प्रकार से लीगल प्रकार की है और मुझे लगता है इसको सब पसंद करेंगे। अब मैं अपने जो वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।